नमस्कार, आप सबको मेरा चैनल हेमिन टेक्नो में स्वागत करता हूं। आज का विषय है फार्म बिल 2020 जो सितंबर 2020 में पारित किया गया था पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके लेके इतना प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, इतना मीटिंग होने के बाद भी उसमें फलस्वरूप रिजल्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है अभी भी। कोई बोल रहा है फार्मर्स के ऊपर गलत कर रहा है, कोई बोल रहा है वो प्रोटेस्ट जो कर रहा है वो फार्मर्स नहीं है, कोई बोल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से बिल पास किया गया वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे किया था। और किसी को मानना है कि अगर ये फार्मर्स को इतना बुरा है तो पंजाब एंड हरियाणा में सिर्फ क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, बाकी राज्य में क्यों प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। और मामला अभी पॉलिटिकली भी हो चुका है जिसमें बहुत सारा पार्टी अपोज भी कर रहा है। जैसे कि कांग्रेस जब उसका सरकार था वो भी ऐसा ही बिल लाना चाहता था फार्मर्स के ऊपर, पर अभी वही पार्टी अभी अपोज कर रहा है। पर देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल में थोड़ा गड़बड़ तो किया है। ये बिल आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ, फार्मर्स के लिए कोई तो बेनिफिशियल है, जिससे ये सरकार फार्मर्स को उत्पादों को ओपन मार्केट में लाना चाहता है, जिससे फार्मर्स अगर चाहे तो बाहर निकल के इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सब चीज़ ये एक्ट के द्वारा बात करेंगे कि क्या क्या है ये एक्ट में। ये बिल में 3 एक्ट लिया गया है जिसमें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले एक्ट। पहला एक्ट है आपका फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड इन कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें सरल भाषा से अगर इस पूरा लाइन को देखा जाएगा तो फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब कि जो फार्मर्स जो उत्पादन करते हैं उसमें आपका वेजिटेबल्स भी आता है, क्रॉप्स भी आता है, फ्रूट्स भी आता है, फिशरीज़ भी आता है, फ्लावर्स भी आता है और एनिमल हस्बेंड्री पिगरीज भी इंक्लूड है। और ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब है ट्रेड यानी कि व्यापार, जिसमें अक्सर पैसा के बदले में 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच में गुड्स का बिक्री या खरीद का बोला जाता है। और कॉमर्स का मतलब है उन सभी ट्रेड एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जो मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर से अंतिम कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान का सुविधाएं बनाने में मदद करता है। प्रमुख रूप से ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आदि है जो ट्रेडिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन में सहयोगी के रूप में कार्य करता है। ये ट्रेडिंग और कॉमर्स के बीच में जितना भी हम लोग प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो प्रमोट करते हैं उसके लिए बोलते हैं हम लोग प्रमोशन। और फैसिलिटेशन मतलब जो सरकार अगर फार्मर्स को कोई असुविधाएँ हो रहा है या फिर उसको कोई सजेशन देना चाहिए तो उसमें हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं फैसिलिटेशन। तो चलिए ये एक्ट में क्या नया चेंजेस लाया गया है वो देखते हैं। ट्रेड एरियाज़ आउटसाइड APMC के बारे में। तो ट्रेड एरियाज़ मतलब कि आपका जो APMC के बाहर में जितना भी ट्रेडर्स है वो सबको ट्रेडिंग करने का एक ऑप्शन दिया है। फार्मर्स को एक चॉइस दिया है कि वो APMC में नहीं, APMC से बाहर भी आपका बिजनेस कर सकता है। ये एक फार्मर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है जहाँ पे फार्मर जहाँ पे भी जाके फसल उसका बिक्री कर सकता है। ट्रेड एरियाज मतलब कि आपका फार्म गेट भी हो सकता है या फिर कोई भी फैक्ट्री लगाया गया तो फैक्ट्री में भी दे सकते हैं, या फिर वेयर हाउसेस, कोल्ड वेयर हाउसेस, या फिर कोई एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है ट्रेड एरियाज में। तो चलिए बात करते हैं APMC का। APMC है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये लाया गया था जब किसानों फसल को मनी लेंडर्स अपने हिसाब से मनमानी करके दाम लगा के उसका फसल लिया जाता था, या फिर तो कर्जा नहीं चुका पाता था तो उसका लैंड भी कब्जा करना था। तो उसी बचाव के लिए ये एक्ट लिया गया है। चलिए इसका मेरिट्स का बात करते हैं। APMC के अंडर में बहुत सारा ट्रेडर्स जो है वो ऑक्शन करते हैं, बोली लगाया जाता है, और फार्मर जब उसका फसल लेके वो APMC में पहुँचता है तो उसी दाम में जिसका रेट हाईएस्ट है उसी को अपना सेल कर सकता था। वो एक एडवांटेज था APMC में। और सेकेंड है आपका वही APMC में बहुत सारा रिटेलर्स भी होता था, होलसेलर्स भी होता था, जिसको अच्छा प्रोडक्ट भी मिले और सस्ता भी मिले, वो सब वहाँ आके ट्रेडिंग करता था। और वही APMC में फार्मर्स को सॉइल टेस्टिंग के लिए भी प्रबंध किया गया था। वहाँ पे ऐसा लोग भी है जिसको आढ़ती और कमीशन एजेंट बोला जाता है। उसको जब किसान फसल लेते हैं तो बिजनेस करने के लिए किसान आढ़ती से करना है सेल परचेस के लिए, बिना आढ़ती या फिर कमीशन एजेंट के APMC में फार्मर बिजनेस नहीं कर सकता है। जब फार्मर्स फसल लेके APMC में पहुंचता है तो ये एजेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पे वेजिंग के लिए, वहाँ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ये सारा चीज़ में हेल्प करके ट्रेडर्स के साथ में
सेल परचेस में हेल्प करते हैं। ये सारा चीज़ हेल्प करने के लिए एजेंट को 2.5% भी मिलता है। APMC में और एक बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे जितना भी ऑक्शंस होता है वो क्रिस्टल क्लियर यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि किसानों को नुकसान ना हो जाए। उसके लिए रिकॉर्डिंग भी किया जाता है और वहाँ पे जितना भी एजेंट्स है वो सब रजिस्टर होता है, इसीलिए वहाँ किसानों को कोई डर का सामना नहीं करना पड़ता है। यही सारा चीज़ वहाँ पे एडवांटेज है। तो चलिए बात करते हैं APMC का डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम क्या है। तो शुरू करते हैं कार्टेल्स से। APMC में बहुत कम एजेंट्स को लाइसेंस मिल जाता है और जो रजिस्टर होता है वो बहुत कम होता है। तो जब किसान मंडी में पहुंचता है अपना फसल सेल करने के लिए, तो वो अपना एजेंट्स के थ्रू ही सेल करना चाहता है। वहीं मंडी में 10-15 होलसेलर्स भी होता है और वही एजेंट को पकड़ के एक रेट फिक्स करता है, ताकि उस रेट से ऊपर रेट ना जाए। जब किसान पहुंचता है मंडी में तो वही रेट से किसान को अपना फसल बिक्री करने के लिए बोल देता है और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि रेट राइज करने के। तो फाइनली फार्मर्स वही रेट में सेल करके घर वापस जाता है। तो वहाँ पे होलसेलर एक ही रेट बता देता है और किसानों उससे ज़्यादा दाम में बिक्री नहीं कर सकता है। तो यही सिस्टम को कार्टेलाइजेशन बोला जाता है और ओलिगोपोली बोला जाता है, जिसका मतलब कोई 1-2 ग्रुप ऐसा है वो सब मिल के एक सिस्टम बना देता है जिसमें बाकी लोग अपना मनमानी नहीं कर सकता है। तो वही रेट में अपना फसल या फिर प्रोडक्ट सेल करके जाते हैं। तो यहाँ पे किसान ये सिस्टम में फंस गया और यही APMC के ये कार्टेलाइजेशन की वजह से किसानों को बहुत शोषण होता है। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैस्केडिंग। फार्मर्स इतना मेहनत करके उतना फसल लेके APMC में पहुंचता है, वहाँ पे भी उसका रेट फिक्स हो जाता है कि इतना में ही सेल करना है। तो वही प्रोडक्ट जब लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचता है तो वही लगभग सपोज 6 रुपये का प्रोडक्ट लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 30 रुपीज़ हो जाता है। तो वही 30 रुपीज़ में ओनली 10 to 15% फार्मर्स को मिलता है। तो बाकी पैसा कहाँ जाता है? बाकी पैसा जाता है
भी डिस्प्यूट हो गया क्वालिटी क्वांटिटी और एनी अदर केसेस के चक्कर में, तो वो केस जाएगा आपका एरिया का एसडीएम के पास, यानी कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के पास। इस बार कोर्ट में नहीं जाएगा केस, ये रहेगा एसडीएम के अंदर में, जिसमें एसडीएम काउंसलिंग करके अपना एक मेंबर रख के और दोनों पार्टी का एक एक मेंबर या फिर दो दो मेंबर करके रख के वो एक बोर्ड फॉर्म करेगा, जिसमें काउंसलिंग होगा और वहाँ पे जस्टिस देना होगा 2-3 दिन के अंदर में। इफ़ इन केस वो बोर्ड के अंदर में कोई जस्टिस नहीं हुआ तो वो केस फिर जाएगा रिटर्न एसडीएम के पास में, जिसमें जस्टिस देना होगा एसडीएम को 1 मंथ के अंदर दोनों पार्टीज़ के बीच में। इफ़ इन केस एसडीएम के बीच में भी ये जस्टिस नहीं हुआ तो ये केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में, हु विल बी द फाइनल जस्टिस। तो उसको भी 1 महीना टाइम देगा, तो उस बीच में ये केस सॉल्व करना है और जस्टिस देने हैं दोनों पार्टी को एक में। ये प्रोविज़न में ये है कि इफ़ इन केस कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो 2-3 महीना के अंदर में ये केस सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरा एक्ट के बारे में, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। ये एक्ट में अब फार्मर्स को एक सुविधा लाया गया है कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर के साथ फार्मिंग में लेके आ सकता है, यानी कि स्पॉन्सर अगर उसके हिसाब से कोई फसल चाहिए और डिमांड हो उसी के हिसाब से वो अगर उत्पादन करे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो अब ये एक्ट में ये सुविधाएं है कि फार्मर्स और स्पॉन्सर एक एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पहले के सिस्टम से अब किसान हो सिर्फ एपीएमसी में नहीं, उसके बाहर में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि उसको एपीएमसी से छूट मिल गया है कि अब किसानों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि उसका फसल सेल करने के लिए। तो ये लाइन में द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन का मतलब है कि कोई किसान कोई एग्रीमेंट करेगा तो उसको प्रोटेक्शन दे के उसको एम्पावर कैसे करना है, सशक्तिकरण कैसे करना है, उसमें मेंशन किया गया है। और ये एग्रीमेंट किस चीज़ में होगा, 2 चीज़ में होगा। इसमें एक है आपका प्राइस एश्योरेंस एंड दूसरा होगा आपका फार्म सर्विसेज। प्राइस एश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि जब फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो उसके हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए और गारंटी मिले कि हाँ उतना पैसा मिलेगा, तो वही चीज़ को बोलते हैं प्राइस एश्योरेंस। और फार्म सर्विस का मतलब ये हुआ जब फार्मर्स कुछ फसल प्रोड्यूस करता है उसके लिए क्या क्या सर्विस चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे कि पेस्टिसाइड्स लगाना, फर्टिलाइजर्स लगाना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना, या फिर कोई कृषि वैज्ञानिक लेके कंसल्ट करे वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ये सारे सर्विसेज ये एक्ट के अंदर में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अभी मेन प्रोविजंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट के ऊपर। अब किसानों को इतना छूट दिया है कि अब किसानों एग्रीमेंट कर सकता है। इसमें कौन कौन होगा, इसमें दोनों पार्टी रहेगा, एक किसान होगा और दूसरा होगा स्पॉन्सर, जो पार्टी फसल खरीदेगा। अब एग्रीमेंट होगा 2 चीज़ों में, एक होगा फार्म प्रोड्यूस और दूसरा है फार्म सर्विस। तो शुरू करते हैं फार्म प्रोड्यूस। फार्म प्रोड्यूस में ये एग्रीमेंट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा फसल करना है और कितना करना है और रेट भी फिक्स होगा, ये पहले से एग्रीमेंट होगा ये फार्म प्रोड्यूस के एक्ट के हिसाब से। तो दूसरा है आपका सर्विस, जिसमें मेंशन किया गया है कि फसलों को उपजाने के लिए जितना भी फैसिलिटीज़ मिलेगा, जितना भी सर्विस मिलेगा, वो सब भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो ये दूसरा प्रोविज़न है आपका पीरियड, टाइम पीरियड, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक टाइम पीरियड लाया गया है, जिसमें एक फार्मिंग सीजन से या फिर एक क्रॉप सीजन से 5 वर्ष तक कर सकते हैं और अधिक भी कर सकता है यदि दोनों पार्टी का सहमति हो तो। चलिए दूसरा प्रोविज़न का बात करते हैं। इसमें 2 तरीके का मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है। एक मैकेनिज़्म है दोनों पार्टी मिलके पहले प्राइस फिक्स कर ले इतना क्वांटिटी के ऊपर, तो वो है प्री फिक्स सिस्टम। दूसरा मैकेनिज़्म है जब दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट करेगा कि हाँ इतना कॉन्ट्रैक्ट में इतना क्वालिटी के ऊपर में इतना प्राइस रहेगा, बल्कि एक पहले से प्राइस फिक्स कर सकते हैं जिसको मिनिमम एश्योर्ड प्राइस बोलते हैं। और उसमें एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप भी रहेगा, जिसमें आपका प्राइस में बोनस या फिर प्रीमियम रहेगा, जिसमें आपका इफ़ इन केस बाहर का मार्केट या फिर एपीएमसी में रेट जो मिनिमम एश्योर्ड प्राइस से ज़्यादा है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करते हैं, वो है डिलीवरी पेमेंट मैकेनिज़्म। जब फसल या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपका डिलीवरी होगा स्पॉन्सर में तो उसी टाइम पेमेंट करना है। इफ़ इनके पेमेंट के लिए प्रोसीजर डिले होगा, जैसे संडे है या फिर हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे, वो सारा चीज़ में पेमेंट देना है आपको 2-3 दिन के अंदर में। वो भी स्पॉन्सर्स रिटर्न एग्रीमेंट देना है फार्मर को कि
इतना ड्यू है और इतना दिन के अंदर में वो पेमेंट कर देंगे बोल के लिखना है, वो उतना ये मैकेनिज़्म में मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज़्म का बात करते हैं, वो है फार्मर्स लैंड। इसके लिए बहुत हल्ला हो रहा है कि हाँ स्पॉन्सर्स वाला फार्मर्स का लैंड कब्जा करेगा, ये सब बोल रहा है, पर इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि इफ़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा दोनों पार्टियों के बीच में, वो एग्रीमेंट में लैंड को कोई कंडीशन में नहीं रखना है। इफ़ इन केस लैंड को रखा गया है तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड रहेगा, यानी कि जीरो रहेगा। और जो स्पॉन्सर्स वो कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर्स को लैंड में कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, यानी कि वेयर हाउसेस या फिर कोल्ड वेयर हाउसेस, कुछ भी स्ट्रक्चर खड़ा करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ही वो स्ट्रक्चर रहेगा वो फार्मर्स के लैंड में। इफ़ इन केस वो स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद भी नहीं तोड़ा गया है तो वो अपने आप में फार्मर्स का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोविज़न का बात करते हैं, वो है रजिस्ट्रेशन। ये प्रोविज़न में ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शामिल रहे। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो उसमें लीगेमेसी और वैलिडिटी का सुरक्षित देना पूरा स्टेट गवर्नमेंट का अंडर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं, वो है फोर्स मेजर। ये प्रोविज़न में साफ साफ लिख दिया है कि इफ़ इन केस कोई भी दुर्घटना घटी, यानी कि कोई प्राकृतिक घटना या फिर डिवाइन एक्ट हो, उसमें दोनों पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कोई भी पार्टी को, एक ये पार्टी या फिर दूसरा पार्टी को, इसमें कोई पनिश नहीं होगा और कोई पेनल्टी भी नहीं रहेगा। इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया है। और नेक्स्ट है आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो उस पहले के एक्ट की जैसा ही सेम रहेगा। इसमें सब जितना भी सेटलमेंट ये सब है STM के पास जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा और केस को जितना जल्दी हो उतना सॉल्व करने की कोशिश करेगा 2-3 महीने के अंदर में। और इसी चीज़ में दूसरा प्रोविज़न मेंशन किया गया है कि पेनल्टीज़ इफ़ इन केस दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गए, यानी कि कुछ केसेस हो गया और वो SDM या फिर कलेक्टर के पास गया और गलती एक पार्टी को हो गया, तो इसमें पेनल्टी कैसे भरना है। इफ़ इन केस वो डिस्प्यूट में स्पॉन्सर गिल्टी मिल गया तो स्पॉन्सर्स फार्मर को जितना लॉसेस हुआ है उसके 1.5 गुना ज़्यादा पेनल्टी भरना है। और इफ़ इन केस फार्मर्स गिल्टी मिल गया है तो उसके ऊपर स्पॉन्सर जितना भी खर्चा किया है, यानी कि लॉसेस जितना भी हुआ है, तो उसके हिसाब से वो पूरा खर्चा देना है। तो जितना है उतना ही खर्चा पे करना है। तो चलिए बात करते हैं आखिरी एक्ट का, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये एक्ट पहले भी था, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया गया था। और इसमें जो खाद्य कमोडिटीज़ है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसका सप्लाई डिमांड का पूरा खेल है इसमें। यानी कि एग्जांपल लेते हैं वीट और गेहूँ। इफ़ इनकेस मार्केट के दुनिया में 1 लाख क्विंटल का डिमांड है, तो जब डिमांड 1 लाख है तो प्रोडक्शन भी उसमें अगर इफ़ इनकेस 1 लाख है तो उसमें क्या होगा, तो डिमांड ऐसे बढ़ते जाएगा। तो उस टाइम क्या करेगा, कोई भंडारा लोग, कोई भंडारण करते हैं, वो सब वेयर हाउसेस जिसके पास है स्टोर करने का क्षमता, वो लोग वही रेट में व्हीट या फिर राइस खरीद लेगा। तो उस टाइम क्या होगा, तो और डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा यानी कि सप्लाई कम हो गया, तो उस टाइम प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा। जब प्राइस राइज शुरू हो जाएगा तो उस टाइम वही वेयर हाउस में जो स्टोर करके भंडारण किया गया है, वो लोग उसी टाइम वहाँ से निकाल के मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देते। तो उस टाइम वो प्राइस ज़्यादा होगा, तो उसी टाइम क्या है, वो लोग जो भंडारण किया है वो लोग को प्रॉफिट गेन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में वो लोग गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जो भंडारण करते हैं, उस चीज़ में ये एक्ट बनाया गया है, ये द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में। और उसमें कौन सा एसेंशियल कमोडिटीज़ है बोल के लिस्ट आउट कर दिया है, और उसमें भंडारण भी कर सकता है बोल के मेंशन किया गया है। और भंडारण करने के लिए यानी कि स्टोर करने के लिए भी कितना क्वांटिटी चाहिए उसका भी परमिशन दिया गया है। पर इफ़ इन केस जहाँ पे भंडारण हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा स्टोर करना लगे तो उसको क्रिमिनल केस के हिसाब से केस बनेगा। और उस टाइम साबित करने का जिम्मेवार सरकार का नहीं, उस टाइम बनेगा पूरा स्पॉन्सर जो स्टोर करके रखा है, उसको साबित करना है कि हाँ क्यों इलीगल तरीके से सामान को स्टोर कर रहा है। उस एक्ट में ये सब भी मेंशन है। जब ये सरकार ट्रेडिंग ओपन कर दिया है तो स्पॉन्सर्स अब बाहर के दुनिया में भंडारण करना शुरू कर देगा। तो वो स्पॉन्सर्स के लिए भी ये एक्ट के द्वारा क्या क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ भंडारण कर सकते हैं, ये सब पूरा मेंशन कर दिया है इसमें। तो सरकार ये ट्रेडर्स जो ओपन मार्केट में बिजनेस करना कोशिश करेगा वो लोग पक्का भंडारा करेगा बोल के ये एक्ट लाया गया है। और ये एक्ट में
क्या क्या प्रोविज़न है उसको भी एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पहला प्रोविज़न के बारे में। सप्लाई ऑफ फूड स्टॉक, जो खाद्य वस्तु है उसके मामले में ये रेगुलेशन लाया गया है, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको भंडारा नहीं कर सकता है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो ये सब में भंडारा नहीं कर सकता है, तो ये रूल्स तब लागू होगा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में यही एसेंशियल कमोडिटीज एज अ नॉर्मल कमोडिटीज के हिसाब में आप भंडारा में स्टोर कर सकता है। इसमें कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि उस टाइम भंडारा नहीं कर सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है आपका वार, अकाल के समय या फिर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक और कोई फ्लड, कुछ भी नेचुरली इफेक्ट हो, वो सब टाइम में ये एसेंशियल कमोडिटीज में लाया जाएगा। एक प्राइस राइज हो गया, यानी कि किसी तरह का से एक कमोडिटी के ऊपर प्राइस राइज हो गया, यानी कि एक वर्ष के अंदर में वो उसका कमोडिटी का दाम डबल हो गया, तो उस टाइम वही कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटीज़ में लाया जाएगा। गवर्नमेंट उसमें कोई नोटिफिकेशन निकाल के एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल देगा। और इफ़ इन केस 50% राइज होगा प्राइस में वही अनाज का या फिर कमोडिटी का, तो उस टाइम गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के वही कमोडिटी को एक एसेंशियल कमोडिटी में डाल देगा। तो वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन देके वही एसेंशियल कमोडिटीज जिसका प्राइस हाइक हुआ है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज में लिस्ट आउट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो कोई कंडीशन में ही सिर्फ लागू होगा और उसका भंडारा भी उसी टाइम बंद करना है बोल के नोटिस भी मिलेगा।